हेलो बेटा, इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ गवर्न करता है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। कोई भी दो चार्जेस, उनके बीच की जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स होती है वो कितनी होती है, क्या वैल्यू होती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इस शॉर्ट वीडियो में हम उसकी बात करेंगे और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताऊंगा करने के लिए, और थोड़ा सा काम आज होमवर्क दूंगा, ज्यादा नहीं। इसकी डिटेल न्यूमेरिकल क्लास 3-4 क्लासेस तक चलेगा। हम उसको धीरे 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 इसके न्यूमेरिकल्स को इंक्रीज करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कूलम्स लॉ होता क्या है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ा था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? फोर्स बिटवीन टू masses is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of distance between them। सेम यहां पे होता है, बट masses की जगह क्या आ जाते हैं? चार्जेस आ जाते हैं। तो फॉर्मल ये हम बात कर रहे हैं कूलम्स लॉ की। कूलम्स लॉ ये कहता है फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। मैं अट्रैक्शन नहीं बोल रहा, रिपल्जन नहीं बोल रहा, क्योंकि दोनों हो सकते हैं। फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन एनी टू charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of distance between them। कोई भी दो चार्जेस, उनके बीच की जो फोर्स होगी, अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। वो फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी? पहला फैक्टर होगा कि वो फोर्स डिपेंडेंट होगी प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस अगर उनके बीच में ज्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा हो जाएगी। ये दो फैक्टर्स हैं। कंबाइन करो इन दोनों को, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक जी, कंबाइन करा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाओ और फोर्स का फॉर्मूला लिखो। ये हो जाएगा F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये जो K आपको नजर आ रहा है, ये कैपिटल K मत लिखना, इट इज स्मॉल K। फर्क है दोनों में। स्मॉल K को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो ये स्मॉल K है, इसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन मीडियम in which charges are kept। जिस मीडियम में आप चार्जेस को रखोगे, ये फोर्स उस पर डिपेंडेंट होती है। अगर दो चार्जेस एयर में हैं, उनके बीच में फोर्स कुछ होगी। दो चार्जेस वाटर में है या किसी और मीडियम में, तो उन पे फोर्स कुछ होगी। तो जो K की वैल्यू है वो मीडियम डिपेंडेंट होती है। जबकि हम ग्रेविटेशन में जब हमने पढ़ा था, तो जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट था, दैट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती थी। यहां पे K की वैल्यू चेंज होगी। इस K की वैल्यू होती क्या है? K की वैल्यू को हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये E नहीं है, एप्सिलॉन। इसका नाम है, एप्सिलॉन को बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसका नाम है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मतलब कोई मीडियम
अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पास होने में कितना परमिट करता है, मतलब ease with which electrical effect passes through medium। किसी मीडियम से इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कितना इजीली पास होता है, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिशन प्रोवाइडेड बाय द मीडियम कि आप मेरे थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को पास कर सकते हो, दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकते हो, दैट इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसकी वैल्यू एक ही याद रखनी है, फॉर एयर, वैक्यूम और फ्री स्पेस, कुछ भी बोल लो, इसके लिए इसको हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, नीचे गोली लगा देते हैं, वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। ठीक है, सो के की वैल्यू, नॉट मतलब जब लगाएंगे तो इट स्टैंड्स फॉर एयर, सो के की वैल्यू एयर के लिए हो जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट, सॉल्व करोगे आएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है जी, सो हमारे पास ओवरऑल फोर्स का इसका मतलब एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square। Mind it, this is magnitude of force। यहां पे चार्ज का साइन नहीं लेंगे क्योंकि ये मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर फॉर्म नहीं है। चार्ज का साइन तब लेते हैं जब वेक्टर फॉर्म होगी, उसकी बात मैं अगली क्लास में करूंगा। अभी फोर्स निकालने के लिए दो चार्जेस के बीच में जब भी फोर्स निकालनी है तो आपको के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आप लगाओगे तो आपके पास क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, साइन नहीं आएगा, साइन चार्ज का नहीं लोगे क्योंकि आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो। ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म में करेंगे तो हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे, इसकी डिटेल अगली क्लास में आएगी। ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की बात कैसी होगी, कहां होगी, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। अभी सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और डायरेक्शन होगी क्या। यूनिट वेक्टर की बात नहीं करो, डायरेक्शन क्या होगी, अब खुद सोचो। ये Q1 है, ये Q2 है, सपोज Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 है, दो चार्जेस का प्रोडक्ट पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों नेगेटिव हुए, तभी तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सो Q1 Q2 को रिपेल करेगा, जो लाइन जॉइनिंग होता है उसके अलोंग रिपल्जन। इसी तरह Q2 Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। दिस इज F21, दिस इज F12। डिटेल अगली क्लास में करेंगे, अभी सिर्फ मैं क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्शंस वगैरह बनानी होंगी इसीलिए यूज करना है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट, ये हो जाएगा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और अगर अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अगर आपके पास ये दोनों है Q1 Q2 और आपके पास सिचुएशन है Q1 इंटू Q2 लेस देन 0, मतलब प्रोडक्ट इज नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव कब होता है, प्रोडक्ट नेगेटिव तब होगा जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, मतलब फोर्स क्या होगी, अट्रैक्शन। सो Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, रिपल्जन। Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन। तो अब सेकंड फर्स्ट को क्या करेगा, अट्रैक्ट, F ऑन फर्स्ट बिकॉज ऑफ सेकंड, और फर्स्ट सेकंड को क्या करेगा, अट्रैक्ट, F ऑन सेकंड बिकॉज ऑफ फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया। सो मैंने क्या बोला, अभी क्या ध्यान रखना है आपको कि फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अगर एयर की बात करें
तो ये k जो विच इज 1/4πε0, इसकी वैल्यू हो जाती है 9 इंटू 10⁹। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, पूरा चैप्टर इन पे बेस खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं, कूलम्स लॉ। अगर किसी न्यूमेरिकल में मीडियम स्पेसिफाइड नहीं होगा, दोबारा, अगर किसी न्यूमेरिकल में मीडियम स्पेसिफाई नहीं होगा तो आप एयर कंसिडर करके चलोगे, अदरवाइज मीडियम स्पेसिफाइड होगा। उसका क्या करना है अभी आऊंगा उस पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं थोड़ी एप्सिलॉन की और के की। अब जरा ध्यान दो, जब हमने एप्सिलॉन की बात की, ये क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε Q1 Q2/r², हाँ की ना। तो एप्सिलॉन हो गया 1/4π Q1 Q2/fr², हाँ की ना। जरा इसके यूनिट्स देखो, ये हो गया कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन के यूनिट्स क्या हो गए, एप्सिलॉन के यूनिट्स हो गए कूलम स्क्वायर, फोर्स के न्यूटन तो पर न्यूटन, आर के मीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो के यूनिट्स क्या होंगे इससे उल्टे, के क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। समझ में आ गई पूरी बात। एक बार दोबारा आ जाते हैं सारी बातों में। आपको क्वेश्चन में मैंने क्या सबसे पहले एक्सप्लेन किया, कूलम्स लॉ क्या होता है। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ यूज होता है जब दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं तो किसी फोर्स से करेंगे, दैट फोर्स वी कैलकुलेट यूजिंग कूलम्स लॉ। द फॉर्मूला इज that force is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of distance between them. So F proportional to Q1 Q2 by R square. So F is equal to K Q1 Q2 by R square. K को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, स्मॉल k से यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 1/4π एप्सिलॉन। एप्सिलॉन कहलाता है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, मतलब कोई मीडियम अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल इफेक्ट पास होने में कितना परमिशन देता है, कितना इजीली इलेक्ट्रिकल इफेक्ट किसी मीडियम से पास हो सकता है, दैट इज एप्सिलॉन। ठीक है, सो के की वैल्यू, के क्या हो जाएगा 1/4π एप्सिलॉन, एप्सिलॉन तो फोर्स क्या आ गया 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। अगर हम एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस की बात करें तो एप्सिलॉन की जगह यूज करते हैं एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर एयर। वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैल्यू ऑफ के फॉर एयर विल बी 1/4π एप्सिलॉन नॉट एंड इट इज 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। आई गेस दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर। ठीक है, सो एप्सिलॉन की जरा डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। कूलम के डायमेंशन कैसे लिखते हैं आपको मालूम है, MLT, मास लेंथ टाइम हम यूज करते हैं। एक होता है उसमें करंट भी, एम्पियर, ए यूज करते हैं उसके लिए। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज होगा करंट इंटू टाइम। सो कूलम स्क्वायर की जगह हो गया AT का स्क्वायर, आई करंट इंटू टाइम। न्यूटन M1L1T-2, पावर कितनी हुई -1। मीटर मतलब लेंथ, पावर हुई -2। तो सॉल्व करोगे M-1 L-3 T4 A2, ये एप्सिलॉन के डायमेंशंस आ गए। समझ में आ गया, क्लियर एकदम। सो ये आपका कूलम्स लॉ का बेसिक पॉइंट है। अब आ जाते हैं आगे, यूनिट्स ऑफ चार्ज। जो चार्ज है उसका यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन आती है पेपर में, डिफाइन कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा एक मेथड बता रहा हूं। आपको मालूम है F इज इक्वल टू K Q1 Q2/r² है। अगर मैं एयर में दो चार्जेस रखता हूं, दोनों बराबर है 1 कूलम के, और डिस्टेंस रखता हूं 1 मीटर, तो फोर्स हो जाएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹, Q1 Q2 और R तीनों 1। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, 1 कूलम, स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, 1 कूलम is that much charge which when placed at a distance of
1 meter from an equal and similar charge in air. 1 कूलम ऐसा चार्ज है जिसको 1 मीटर दूर एयर में इक्वल चार्ज के सामने रख दो, वुड रिपेल इट with a force of 9 into 10 to power 9 न्यूटन। 1 कूलम ऐसा चार्ज है जिसको उसके जैसे सेम चार्ज के सामने 1 मीटर दूर रख दो हवा में, तो जो फोर्स होगी रिपल्जन की वो कितनी हो जाएगी? 9 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन। सिंपल बात। इसका चार्ज का एसआई यूनिट आपने देख ही लिया। एसआई यूनिट चार्ज का होता है कूलम, और सीजीएस यूनिट होता है स्टैट कूलम। कन्वर्जन 1 स्टैट कूलम इज 3 इंटू 10 टू पावर 9 कूलम्स। ये याद रखना है कन्वर्जन। समझ में आ गई बात? क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। यहां तक का पहले नोट्स में से भी एक बार आप पढ़ लीजिए वीडियो पॉज करके। अगर नोट्स में से पढ़ चुके हैं तो आगे देखते हैं अगला टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, दूसरा नाम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत इजी है, ध्यान से समझना। आज का ये लास्ट टॉपिक है, फिर हम इन पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। बेस बहुत इजी न्यूमेरिकल्स हैं शुरुआत वाले। मैं आपको 2-3 टाइप के अपने हिसाब से बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा, वो अटेम्प्ट करोगे। जितने नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, अटेम्प्ट करोगे फिर मैं समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएंगे, रादर देन मैं सीधा सीधा करा दूं। ठीक है? तो मैं आपको आज सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा, सो दैट कि आप न्यूमेरिकल एटलीस्ट सोचने के लायक बनो। फिर सोचो, उनको 10 क्वेश्चन दूंगा सिर्फ अटेम्प्ट करने के लिए, वो हम अगली क्लास में सारे डिस्कस करेंगे। सो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या चीज होती है, ध्यान से देखिएगा। पहले एक्सप्लेन करूंगा, फिर स्टेटमेंट वाइज बात करेंगे। सपोज करो आपके पास 2 चार्जेस हैं एयर में, तो उनके बीच की फोर्स क्या हो जाएगी? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। हाँ कि ना? इन्हीं 2 चार्जेस को आपने मीडियम में प्लेस कर दिया, किसी भी मीडियम में, सब कुछ सेम रखा, डिस्टेंस सेम रखा, चार्जेस सेम रखे, सिर्फ मीडियम बदल दिया, तब फोर्स हो जाएगी 1/4πε ऑफ मीडियम Q1 Q2/r²। यस और नो? दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो, फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम, 1/4πε0 Q1 Q2/r² डिवाइडेड बाय 1/4πε ऑफ मीडियम Q1 Q2/r²। सब कुछ कट गया, आपके पास बचा एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन ऑफ एयर। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। दिस इज फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। इस रेशो को बोलते हैं एप्सिलॉन आर या फिर कैपिटल के। स्मॉल के इसीलिए वहां यूज किया था क्योंकि कैपिटल के डाइलेक्ट्रिक इसको रिप्रेजेंट करता है। एप्सिलॉन आर या फिर कैपिटल के, ये होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अभी इसका मतलब समझा रहा हूं, कहां कहां यूज होता है उस पर भी आऊंगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दूसरा नाम रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। सो दिस इज परमिटिविटी एज कंपेयर्ड टू परमिटिविटी ऑफ एयर। सो ये इसका रिलेशन है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। अब आ जाते हैं इसकी स्टेटमेंट्स पे। इसको डिफाइन कैसे करते हो? सबसे पहला हम स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ परमिटिविटी। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ध्यान से देखिएगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ किसका? एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन ऑफ एयर। रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी
of medium to the absolute electrical permittivity of air. मीडियम डिवाइडेड बाय एयर, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। पहला बात क्लियर। यूज कैसे करेंगे आप खुद सोचो। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो अगर किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है, उसको एयर के परमिटिविटी से मल्टीप्लाई करो, आपके पास उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी। इसका क्या काम होता है? अब मैं आप देखो, परमिटिविटी ऑफ एयर की कितनी गंदी सी वैल्यू है, 8.85 इंटू 10⁻12। हर मीडियम की याद करनी पड़े तो कितना मुश्किल हो जाएगा। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हमें दिए होते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सिंपल नंबर्स होते हैं 2 3 4। तो बेसिकली ये बताता है कितना मल्टीपल है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या रिलेटिव क्या है, कितना मल्टीपल परमिटिविटी है एयर के कंपैरिजन में। दैट इज एप्सिलॉन। एप्सिलॉन ऑफ मीडियम कितना टाइम्स है एयर की परमिटिविटी के कंपैरिजन में, दैट इज एप्सिलॉन ऑफ मीडियम। ठीक है। सो पहली डेफिनेशन ये हो गई। दूसरा, फोर्स के कंपैरिजन में भी बोल सकते हो आप। फोर्स के कंपैरिजन में कैसे बोलोगे? देखो एफ नॉट बाय एफ एम है, तो फोर्स इन एयर डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। तो हम इसको लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मीडियम is the ratio of force between two charges placed at certain distance apart in air to the force between same two charges placed at same distance apart in medium। ठीक है कि नहीं? सो एप्सिलॉन ऑफ मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन ऑफ एयर, दैट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। या फिर फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर divided by force between same two charges placed at same distance apart in medium, that is your dielectric constant। ये कौन सा है? ध्यान दो, फॉर्मूला क्या बनेगा? एफ नॉट बाय एफ एम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सो बेसिकली फोर्स इन मीडियम हो जाएगा एफ नॉट बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ कि ना? मतलब जिस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उस मीडियम में फोर्स कम हो जाएगी। Isn't it? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर वाटर। Dielectric constant is 81, around 81, which implies that force between two charges in water is 1 by 81 times the force between two charges in air, right? It means force between two charges in water is very less as compared to air। हाँ कि ना? 81 टाइम्स रिड्यूस हो जाती है फोर्स, देयरफॉर वाटर एक्ट्स एज पोलर सॉल्वेंट। मतलब क्या हुआ? फोर्स कम होने का मतलब, जैसे सपोज HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में देयर इज एन आयनिक बॉन्ड, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आयनिक बॉन्ड होता क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स ही तो होती है। सो अगर मेरे पास HCl मॉलिक्यूल है, उसको मैं पानी में डाल देता हूं, पानी में डालूंगा तो मीडियम वाटर हो गया। मीडियम वाटर हो गया तो H और Cl के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिससे वो बाउंड है, वो फोर्स 81 टाइम्स कम हो जाएगी। मतलब उसको डिसोसिएशन बिकम्स इजियर। ठीक है। तो कोई भी चीज पानी में डालते हो वो डिसॉल्व क्यों हो जाती है? बिकॉज आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, बॉडी इजीली ब्रेक हो सकती है। दैट इज व्हाई वाटर इज नोन एज पोलर सॉल्वेंट। कोई भी चीज मिलाओ घुल जाती है उसमें। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था आपका फोर्सेस। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नोट्स में लास्ट 2 पॉइंट्स है, वो भी नहीं करने हैं, इक्विवेलेंट डिस्टेंस वाले। वो 2 पॉइंट से पहले तक का आपको अब पढ़ना है। ठीक है। तो पहले इसको रीड कर लीजिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, अच्छे से इसको एक बार यहां तक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लास्ट 2 पॉइंट से पहले तक का पढ़ लीजिए। जब पढ़ लेंगे तब ध्यान देते हैं। अगर आप पढ़ चुके हैं नोट्स में से, तब सामने ध्यान दीजिए।
अब मैं न्यूमेरिकल्स बताता हूं कैसे आते हैं इसके, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स आज मैं बता रहा हूं। F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अभी आज जो मैं दे रहा हूं। चार्ज दिए होंगे, डिस्टेंस दिया होगा, फोर्स निकालना होगा। फोर्स दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, चार्ज निकालना होगा। चार्ज दिया होगा, डिस्टेंस दिया होगा, एक फोर्स दी होगी, दूसरा चार्ज निकालना होगा। इस तरह से मैनिपुलेशन वाले बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आपको बोलेगा आर को डबल कर दिया, बताओ फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। आर डबल किया तो डिनोमिनेटर 4 टाइम्स हो गया, तो फोर्स 1/4 हो जाएगी। आर को हाफ किया तो फोर्स पे क्या इफेक्ट होगा। चार्ज को डबल कर दिया तो क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। दो चार्जेस दिए होंगे, कुछ कुछ फोर्स निकालनी होगी, निकाल लोगे। बोला दोनों को टच कर दिया, अलग करा, अब कितनी फोर्स होगी, तो अब चार्जेस को क्या करोगे, Q1 प्लस Q2/2, Q1 प्लस Q2/2, दोबारा फोर्स निकाल दोगे। तो इस टाइप के बहुत सिंपल से डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सोचने वाले भी हैं, बिल्कुल फुद्दू भी नहीं है, थोड़ा सोचने वाले भी हैं। अटेम्प्ट करोगे, हम लोग अगली क्लास में सारे डिस्कस करेंगे, बट पहले आप अटेम्प्ट कर लोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल कि आप उसको इजीली समझ पाओ। तो आज का होमवर्क सुनिए ध्यान से। आज का होमवर्क है पहला, रीड थ्योरी केयरफुली, जितनी मैंने अभी बताई है इसको अच्छे से लर्न कीजिए, सारे फॉर्मूलाज, सारी वैल्यूज सब लर्न कीजिए। नंबर 2, अटेम्प्ट न्यूमेरिकल्स, टॉपिक 1.14, पेज 16, क्वेश्चन नंबर 1 to 9। पहले 9 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने, जितने नहीं होंगे कोई बात नहीं, मैं करूंगा सारे, बट अटेम्प्ट पहले आपको करना। थ्योरी अच्छे से याद करोगे तो इजीली हो सकते हैं, ठीक है जी। वैल्यूज वगैरह, डायमेंशंस, डेफिनेशंस, ये सब अच्छे से लिख लिख के याद कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।